हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो यूनिट फर्स्ट में आपके दे रखा है कि रासायनिक बंध, फिर उसके बाद दे रखा है आपके संकरण के प्रकार, बंध लंबाई, बंध कोण, एरोमेटिकता, अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, और आपके बाकी और टॉपिक दे रखे हैं आपके, जैसे विष हानिप्रद बंध, लोकलाइज बॉन्ड, डीलोकलाइज बॉन्ड, ये सब आपके इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉटन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है यूनिट फर्स्ट, तो उसके टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। तो हम जिस हिसाब से एक दिन में जितना कवर होता है वो लेने की कोशिश करेंगे हम। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें दे रखा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि रासायनिक बंध क्या होता है, और जो परमाणु होता है वो रासायनिक बंध क्यों बनाना चाहता है, वो परमाणु अवस्था में क्यों नहीं रहना चाहता। तो देखिए, सबसे पहले देखो कि रासायनिक बंध क्या होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणु जिस भी शक्ति के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं या बंधे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक बंध कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जिस शक्ति के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक बंध कहते हैं। जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होगी मतलब परमाणु की तुलना में जब अणु निर्मित हो रहा है तो ऊर्जा की क्या कमी आ जाएगी। और हमें पता है कि जिस भी स्पीसीज की एनर्जी कम होती है उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब परमाणु से अणु का निर्माण होगा, रासायनिक बंध के निर्माण के द्वारा अणु का निर्माण होगा, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी की रिलीज होने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हर परमाणु, अधिकांश परमाणु क्या करना चाहते हैं, रासायनिक बंध बनाकर अणु का निर्माण करना चाहते हैं। ये तो हुई कि रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं और रासायनिक बंध किसे कहते हैं। अब क्या है कि जो भी परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाकर अपने बाह्यतम कोश का जो विन्यास है वो विन्यास कैसा करना चाहता है, उत्कृष्ट गैस के समान। हम आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस पढ़ी हमने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो इनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री में आपने पढ़ा होगा अष्टक का नियम, अर्थात बाह्यतम कोश में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो कि उत्कृष्ट गैसें हैं उनके बाह्यतम कोश में क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वो क्या होती है, स्थायी विन्यास होता है उनका। तो हर परमाणु कुछ ना कुछ ऐसा करके, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन युग्म लेके, इलेक्ट्रॉन युग्म दे के क्या करना चाहता है, अपना अष्टक को बरकरार रखना चाहता है, अष्टक ग्रहण करना चाहता है। तो हर परमाणु अष्टक ग्रहण करने के लिए जितने भी तरीके अपनाता है, जैसे मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन देना या साझा करना, इसी के आधार पर क्या होता है, रासायनिक बंध के प्रकारों का निर्माण हो जाता है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान अष्टक ग्रहण करके ये क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि ये अष्टक किस तरह ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके ये अष्टक का निर्माण करें, रासायनिक बंध बनाए, तो ऐसे बंध को क्या कह देते हैं, हम आयनिक बंध कह देते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये अपना अष्टक ग्रहण करें और रासायनिक बंध बनाए, तो ऐसे बंध को क्या कह देते हैं, हम सहसंयोजी बंध कह देते हैं। और यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके या ग्रहण करके बंध का निर्माण करें, तो ऐसे बंध को क्या कह देते हैं, हम उपसहसंयोजक बंध कह देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या साझा करके या इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके अपना अष्टक बनाते हैं, उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास धारण करते हैं और क्या हो जाते हैं, स्थायित्व की अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आयनिक बंध क्या होता है।
आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बंध क्या होता है? तो जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और अधिक विद्युत धनी परमाणु दोनों के मध्य संयोग हो तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। जो अधिक धनी विद्युत ऋणी परमाणु है वो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के त्यागने पर क्या बनता है? धनायन बनता है। और जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है वो त्यागी गए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रहण करती है स्पीसीज वो क्या किसमें चेंज हो जाती है? ऋणायन में चेंज हो जाती है। इस तरह एक दो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। तो इन धनायन और ऋणायन जो कि विपरीत आवेशित है, तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम आयनिक बल कहते हैं। क्या? धनायन और ऋणायन जो कि विपरीत आवेशित हैं, इनके मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? हम आयनिक बल कहते हैं। देखो कैसे हम निर्माण करते हैं NaCl का, ठीक है। पहले हम लेते हैं सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 हो गया है, 4 6 10 और 1 11, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 1, ठीक है। अब हम लेते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, ठीक है। अब देखो ये जो सोडियम है अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 8। मतलब इसका अस्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ये किसमें चेंज हो जाएगा? Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा और इसका अस्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यदि ये जो Cl है यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अभी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यदि ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो ये जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो जाएगा? Cl- में, ठीक है। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देके धनायन में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन में चेंज हो जाएगा। जब ये धनायन और ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर NaCl सॉलिड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वही क्या है? आयनिक बल है। तो आपको देखो इससे क्लियर हो गया है कि किस तरह जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपने क्या करना चाहता है? अस्तर को निर्माण करना चाहता है, अपना अस्तर कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। इसलिए ये वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया हमारे पास में? NaCl का। आगे देखिए सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा बॉन्ड का निर्माण होता है, बंध बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी होती है तो क्या बनता है? एकल बंध बनता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो क्या बनता है? द्विबंध बनता है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो क्या बनता है? त्रिबंध बनता है। ये सारे के सारे क्या है? सहसंयोजक बंध है। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सामान्यतः अधिकांशतः इनमें क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सहसंयोजक बंध बनता है। यहाँ देखो हमने लिया है H2 अणु, ठीक है। H2 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं,
एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 और इसका भी 1s1, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बंध बनेगा ये दोनों के जो इसके भी अधिकार क्षेत्र में होंगे और इसके भी ये अधिकार क्षेत्र में होंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म का। साझेदारी मतलब हमने देखा है कि इस युग्म पर दोनों का ही अधिकार है, ठीक है। साझेदारी में साझे किए हुए जितने भी लोग साझेदारी करते हैं उन सबका उस साझेदारी वाली वस्तु पर अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से हमारे पास में यहाँ क्या होता है? एक सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमें पता है एथीन में 2 द्विबंध पाए जाते हैं, एसिटिलीन में 3 बंध पाए जाते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है? 2 की, जबकि यहाँ कितने की हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी उतने ही सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। जिसे हम ये खोल के लिख सकते हैं उसको भी हम यहाँ भी दर्शा सकते हैं। देखो कैसे? CS2 को देखते हैं हम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम तो कार्बन के बाइतम कोश में कितने कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। बाइतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? p में चला जाएगा और आपके पास में ये मिल जाएंगे। तो आपके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास में 4 सहसंयोजक कक्षक है और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। माना कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है और एक ये है। इसी तरह इनके इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी भी देखा था। तो देखो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर साझेदारी हो रही है तो इस कार्बन के मध्य ये वाली साझेदारी है, ठीक है, और इसके मध्य ये वाली साझेदारी। समझ में एक बात? ये कार्बन और इस कार्बन के मध्य ये जो दोनों बंध बन रहे हैं ये इसकी भी साझेदारी से बन रहे हैं और इसकी भी साझेदारी से बन रहे हैं। इसी तरह इस बंध की बात करें तो ये हाइड्रोजन की साझेदारी से बन रहे हैं और इस कार्बन की साझेदारी से भी बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह एक बंध के निर्माण में 2 परमाणुओं की साझेदारी है और जितनी इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी उतना ही बंध का निर्माण हो रहा है। तो ये है आपका सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जब भी बनता है तो क्या होता है? अतिव्यापन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? अतिव्यापन के द्वारा। ये अतिव्यापन क्या होता है? जब परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, तो इसे कहते हैं हम अतिव्यापन। तो देखो अगर ऐसे अतिव्यापन की आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, यदि ऐसे अतिव्यापन होता है मतलब ये S और ये S, ठीक है, S परमाणु कक्षक है ये। अगर इन दोनों के मध्य धनात्मक अतिव्यापन होगा तो क्या होगा आपके पास में? इसके द्वारा सदैव सिग्मा बंध का निर्माण होता है SS अतिव्यापन के द्वारा। यदि एक S और एक P कक्षक का अतिव्यापन हो, यदि एक S और एक P कक्षक का अतिव्यापन होगा तो क्या होगा? धनात्मक अतिव्यापन होगा। तब भी क्या होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसी तरह यदि PP अतिव्यापन हो, अब PP अतिव्यापन में 2 टाइप के होते हैं, एक तो समाक्षीय अतिव्यापन और एक संपार्श्विक अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन जब होता है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है और संपार्श्विक बंध होता है पाई बंध का निर्माण होता है।
ये सारी की सारी डिटेल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल है। मैं यहाँ सिर्फ शॉर्टली आपको बता रही हूँ। तो देखो, यदि PP का समाक्षीय व्यापन हो, ये S और P कक्षा अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जानना चाहिए आपको, क्योंकि आप 11th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डबलाकार होता है, ठीक है, क्या आप सब पढ़ चुके हैं। अधिव्यापन भी आपके 11th में आप पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ यहाँ आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो देखो, यदि P कक्षक का समाक्षीय व्यापन करें हम, ये सीमा बंध बनेगा। समाक्षीय व्यापन मतलब अक्ष के अनुदिश। अब देखिए, ये है PX PX, माना ये क्या है, हमने X एक्सिस को अगर मुख्य अक्ष मान लिया, वैसे हम Z एक्सिस को मुख्य अक्ष मानते हैं, आप यहाँ Z भी मान सकते हैं, ठीक है। माना ये है P बाई Q, ठीक है, जो कि अक्ष के क्या है, लंबवत है। अगर इस तरह इनका अतिव्यापन होता है तो देखो कैसे बनते हैं कक्षक। ये देखो अक्ष के लंबवत हुआ, ये आपकी अक्ष है और ये अक्ष के लंबवत, इसको कहते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। तो इस तरह के अतिव्यापन जब होता है तो किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो PP समाक्षीय अतिव्यापन सिग्मा बंध बनाता है, जबकि PP समपार्श्विक अतिव्यापन पाई बंध का निर्माण करता है। ये सारे के सारे क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब हम देखते हैं उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। तो ऐसे दो परमाणु जिसमें एक परमाणु के पास में रिक्त कक्षक अवेलेबल हो और एक परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को खाली कक्षक में दे दे, तो इस तरह से जो बंध बनता है उसको कहते हैं हम उपसहसंयोजक बंध। इस तरह के बंध में वो परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है कहलाता है दाता परमाणु, जबकि वो परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है कहलाता है ग्राही, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने और ग्रहण करने से जिस बंध का निर्माण होता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। इसको कैसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको इस तरह के तीर के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए, हम NH4+ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। NH4+ का निर्माण कैसे होता है, ये है NH3 में लॉन पेयर होता है। ये लॉन पेयर कहां से आया, आप जानते हो कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 हो गया 7। भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। तो ये भाइतम कोश में हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के जो 3 कक्षक है उनसे क्या कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे और सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। बाकी क्या बचेगा आपके पास में, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बच रहा है। इस तरह के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं, ठीक है। ये जो लॉन पेयर है ये इनिशियल किसको डोनेट कर देगा, H+ को। H+ के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया है और किसका निर्माण कर दिया, H+ का। तो ये लॉन पेयर जब इसको देगा तो इस तरह के जो बंध बना इसी को क्या कह देते हैं हम, उपसहसंयोजक बंध। तो आपने आज के टॉपिक में आज जो देखा वो क्या देखा, रासायनिक बंध की परिभाषा और रासायनिक बंध के जो प्रकार है उसका शॉर्ट तरीके से आपने देखा कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड बंध क्या होते हैं, संकरण क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, ये सब लेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।